तो खबरों की करते हैं शुरुआत। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगे होर्डिंग पोस्टर, 27 का सत्ताधीश नाम का पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। सपा कार्यकाल के बाहर जन्मदिन पर लगे हैं होर्डिंग पोस्टर। नए नए अंदाज में अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। 27 का सत्ताधीश, इस नाम का पोस्टर अब उपचुनाव से पहले सियासत का तापमान बढ़ा रहा है। 27 में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले ये दावा बीजेपी को कहीं ना कहीं खतरे की घंटी की तरफ ले जाता हुआ। 27 का सत्ताधीश नाम का पोस्टर चर्चा का विषय, क्योंकि सपा कार्यालय के बाहर जन्मदिन पर ये होर्डिंग लगाए गए हैं। नए नए अंदाज में अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। तो 27 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत चरम पर है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं और इस पोस्टर में लिखा गया है 27 का सत्ताधीश नाम का ये पोस्टर अब चर्चा का विषय है, क्योंकि 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले सियासत का तापमान बढ़ चला है। सपा कार्यालय के बाहर जन्मदिन पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। नए अंदाज में अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। तो 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव को इस नाम से संबोधित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से जन्मदिन की बधाई अखिलेश यादव को दी जा रही है। पोस्टर पे साफ तौर पर लिखा है 27 का सत्ताधीश, और ये पोस्टर अब यूपी के सियासत में बवाल मचा रहा है। 27 का सत्ताधीश नाम का पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है। कार्यालय में, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जन्मदिन पर ये पोस्टर लगाए गए। तो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्योंकि उपचुनाव होने और उससे पहले जन्मदिन के मौके पर इस तरीके से बधाई दी जा रही है अखिलेश यादव को। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को जो है वो 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने जो है ये पोस्टर जो लगाया गया है, आखिर कौन होगा 27 का सत्ताधीश। ये जो पोस्टर मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा, इसने जो है सियासी गलियारों में काफी सुर्खियां हासिल की हैं। इसमें साफ तौर पे लिखा है 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। और अखिलेश यादव की बड़ी फोटो लगी हुई है। इसके जरिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं जयराम पांडे, जो संत कबीर नगर से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि 27 में जो है वो सरकार आ रही है समाजवादी पार्टी की। बहरहाल अभी उपचुनाव है, लेकिन चर्चा जो है वो 27 के चुनाव की इस पोस्टर के जरिए शुरुआत की गई है। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि ये जो पोस्टर अभी आपने दिखाया है, ये पोस्टर कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देता हुआ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों से बेहद उत्साहित है। क्या कुछ खामियाजा इस उत्साह का समाजवादी पार्टी को 27 के विधानसभा में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उत्साहित तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी भी थी, 400 पार का नारा दे रही थी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद लगातार समाजवादी पार्टी का एयर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट नहीं घोषित हुई है। बड़ी कसमकस की स्थिति है और ऐसे हालात में ये जो पोस्टर लगा है 27 का सत्ताधीश, इसने भी और धमाल मचा रखा है। मीडिया की सुर्खियों में ये पोस्टर है और सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हो रहा है। बिल्कुल, लाइमलाइट बटोरने के लिए जन्मदिन पर के मौके पर इस तरीके का पोस्टर लगाया गया है और एक उत्साह भी है। सपा कार्यालय के बाहर और क्या कुछ दिलचस्प नजर आ रहा है अनिल जी? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने, जैसा कि मैं कहूंगा अपने सहयोगी और राहुल पाठक से कि जरा दिखाने की कोशिश करें, गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और तमाम पोस्टर हैं जिसमें दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज की लोग बधाइयां देते नजर आ रहे हैं। एक तरफ एक सीधी लाइनें जो हैं दोनों तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर लगी हुई हैं। लोगों की आवाजाही को भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। एकदम गदर कटी हुई है, चुनाव का माहौल है, तो पूरे चुनावी मूड में जो है वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल नए नए अंदाज में अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है और इसी के साथ ही धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की भी बधाई देते हुए नजर आ रही है। एक सवाल और ये भी है और दिलचस्प है क्योंकि उपचुनाव में 3 सीटों पर मान गई है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस 3 सीटों के लिए क्या समर्थन दे देगी, सहमति बना देगी या फिर समर्थन देती हुई कांग्रेस नजर आएगी? क्योंकि 3 सीटों की बात अब कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। देखिए फुर्ती, अभी तक समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें दी थी, लेकिन 1 सीट और फूलपुर को बढ़ाते हुए अब सीटों की संख्या 3 कर दी गई है। लेकिन कांग्रेस इन 3 सीटों से संतुष्ट होती है या इसके अंदर कोई और गेम चल रहा है या फिर कोई और सियासी कहानी है? क्योंकि अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रखी है। कांग्रेस 3 सीटों से संतुष्ट होती है, महाराष्ट्र में हिस्सेदारी देती है या नहीं देती है, अभी कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के कोई बयान नहीं आया है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में वो स्मूथ नजर आ रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह की दरार नहीं है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खटास जरूर है जो अभी खटास और प्रेशर पॉलिटिक्स साफ तौर पर देखने को मिला। अनिल जी, 27 का सत्ताधीश, इस पर चर्चा करें तो सामने ये भी आ रहा है कि 27 का चुनाव बीजेपी के लिए कितना टफ? देखिए बेशक 27 का चुनाव तो टफ है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साबित भी किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों पर 20 पड़ी है। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव है जो 9 सीटों पर हो रहा है। इसका रिजल्ट काफी हद तक ये तय कर देगा कि आखिर 27 में क्या होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव की बात की जाए अनिल जी, तो अभी तक बीजेपी ने पत्ता भी नहीं खोला है, ये भी साफ नहीं किया है कि कौन से सैनिक होंगे, कौन से वो उम्मीदवार होंगे जो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। आखिर कब तक बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की जाएगी? देखिए जो उम्मीद की जा रही कि आज शाम तक बीजेपी हर हाल में अपनी लिस्ट जारी कर देगी, क्योंकि अब नामांकन को सिर्फ 48 घंटे बचे हुए हैं, काफी लेट भी हो चुका है और पेच भी तमाम फंसे हुए हैं बीजेपी के सामने। एक पेच निषाद पार्टी का है तो दूसरी पेच जो है वो कांग्रेस का भी निकल के आ गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले पर अपनी प्रत्याशी उतार रही है। वहीं जो कांग्रेस है जिसको 3 सीटें मिली है वो हो सकता है अगड़ी जातियों को दांव लगा सकती है और ये भाजपा के लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और सपा मिल करके भाजपा की जो रणनीति है उस पर जो है कुछ प्रहार कर सकते हैं। इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं और इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है वो फूक फूक के कदम रख रही है और फुल प्रूफ तैयारी के तहत मैदान में आने की पूरी उम्मीद जो है बंधे हुए है और उम्मीद है कि आज देर शाम तक प्रत्याशियों की सूची हर हाल में जारी। बिल्कुल, पीडीए की काट, अगर पीडीए की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस पीडीए ने धक्का देता हुआ और इस फॉर्मूले से जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी ने। तो इस बार पीडीए का काट क्या बीजेपी ने ढूंढ लिया है? देखिए फुर्ती, जिस तरह से चर्चा है वो कहा जा रहा है कि पीडीए की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पीडी को फार्मूला बनाया है। पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, तो पीडी से काट होगी पीडीए की। ये एकदम फुल प्रूफ है भारतीय जनता पार्टी का। दलित चेहरों को सामान्य सीटों पर उतारने की रणनीति है और पिछड़ों पर दांव लगाने की बात कही जा रही है। भाजपा के अंदर खाने में खबर आ रही है कि किसी भी तरह से जो पीडीओ का फार्मूला जो हिट हुआ है इसको फेल किया जाए और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी हिस्सेदारी करने के मूड में है। बिल्कुल, इस पीडीए पर कल अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया था, बटेंगे तो कटेंगे। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि पीडीए कभी बटेगा नहीं। बेहद दिलचस्प तंज कसा था अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर। देखिए वो चाहे अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो वो उनका जो अपना नारा है वो हिंदुत्व को लेके है। वहीं अब अखिलेश ने भी ये नारा दिया है कि पीडीए ना बटेगा और ना ही कटेगा। तो एक तरह से अपने वोटरों को एकजुट करने की कोशिश है। दोनों तरफ से कवायद चल रही है एकजुटता की, लेकिन जो लक्ष्य है वो सेंधमारी का है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। पीडीए का काट पीडी के तौर पर बीजेपी ने ढूंढ लिया है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कब तक आखिरकार बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करती है। अनिल जी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी डाला डेरा।
संजय निषाद ने जेपी नड्डा के साथ की है बैठक। 2 सीटों पर अड़े हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। तो उपचुनाव में लगातार सियासत तेज है और अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी की आज लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी ने हालांकि पीडीए का काट ढूंढ लिया है, ये खबरें सामने आ रही है। अब लिस्ट में क्या कुछ सामने आता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं संजय निषाद जो कि सिरदर्द बन चुके हैं बीजेपी के लिए, पहले कहा जा रहा था कि 1 सीट दे सकती है बीजेपी निषाद पार्टी को, लेकिन अब 2 सीटों की मांग लगातार कैबिनेट मंत्री संजय निषाद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संजय निषाद दिल्ली में डेरा डाले हुए नजर आ रहे हैं। आज जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक होनी है। 2 सीटों की मांग लगातार संजय निषाद के द्वारा की जा रही है। तो संजय निषाद ने जेपी नड्डा के साथ बैठक की है। हालांकि क्या बात बनी है देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल जी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, क्या कुछ माजरा है, क्योंकि पेच अभी भी एनडीए गठबंधन में फंसा हुआ है। संजय निषाद लगातार 2 सीटों की मांग पर अडिग नजर आ रहे हैं। देखिए श्रुति, संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिल्ली में वो पिछले 1 हफ्ते में कई बार डेरा डाल चुके हैं। इस बार उन्होंने ये कहे कि एक तरह से धरना दे दिया है। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में उन्हें 2 सीट पर हिस्सेदारी मिले, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उनको 2 सीटें मिली थी, एक मझवा और एक अंबेडकर नगर की कटेहरी। लेकिन इन दोनों सीटों पर हार मिली थी निषाद पार्टी को। बावजूद इसके जो है निषाद पार्टी ये 2 सीटों पर पेच फंसा के रखी है। और संजय निषाद की तरफ से अब ये तर्क दिया जा रहा है कि हम कमल निशान में लड़े थे, इसकी वजह से मझवा और कटेरी हार गए। अगर हम अपने निशान पे लड़े होते, भोजन भरी थाली पे अगर हम चुनाव लड़े होते तो हम चुनाव जीत जाते। तो इसलिए हमको 2 सीटें दी जाएं और हम भोजन भरी थाली पर चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मूड में नजर नहीं आ रही है, रफ्फाकसी चल रही है। अब निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिल जाएं ये अब कुछ घंटे में ही तय हो जाएगा, क्योंकि निषाद पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा लोकसभा चुनाव में वो इतना बेहतर नहीं रहा है कि कांग्रेस जो है उनकी मांग के अनुरूप उनकी डिमांड पूरी करे। बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल भी 2 सीट देने के मूड में नजर नहीं आ रही और शायद अनिल जी यही वजह है जिसकी वजह से अभी तक बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। देखिए वजह कई है। एक वजह लेकिन निषाद पार्टी भी है, दूसरी वजह जो है ये जो समाजवादी और कांग्रेस का पेच अटका है ये भी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब फूलपुर सीट दे दी है। फूलपुर सीट से मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारा था। अब अगर कांग्रेस हो सकता है यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट ना उतार करके कोई फॉरवर्ड या बैकवर्ड उतारते, तो ऐसे में बीजेपी का समीकरण जो प्रत्याशियों का चयन किया गया है वो बिगड़ सकता है। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची पर फिर एक बार मंथन कर रही है और जो निषाद पार्टी का दावा है उसका भी परीक्षण कर रही है कि आखिर कटेहरी और मझवा सीट पर निषाद पार्टी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ सकती है और कितने % चांस है जीतने के, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। बिल्कुल, ऐसे में 2 सीटों पर लगातार मंथन जारी है बीजेपी के खेमे में। लेकिन सवाल ये भी है कि कौन कौन सी वो 2 सीटें हैं जिसकी मांग पर इस तरीके से अड़ी हुई नजर आ रही है संजय निषाद की पार्टी। और सवाल ये भी है कि उस सीटों पर, उन तमाम 2 सीटों पर क्या कुछ जनाधार है निषाद पार्टी का। देखिए श्रुति जी, जो अंबेडकर नगर की सीट है कटेहरी और दूसरी मिर्जापुर की सीट है मझवा, तो यहाँ पर निषाद और बिंद बिरादरी के वोटर अच्छे खासे हैं, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये भी कहना उतना सही नहीं होगा कि जितने निषाद और बिंद हैं वो सब समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो निषाद पार्टी है उनके दावों का भी परीक्षण कर रही है कि आखिर इनके डिमांड को कितने हद तक माना जा सकता है। वैसे समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों में अभी तक केवल 1 सीट मीरापुर आरएलडी को दी है और किसी सहयोगी को कोई सीट दी नहीं है। बार्गेनिंग चल रही है, काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, बस थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल, बार्गेनिंग का दौर लगातार जारी है। 1 सीट पर सहमति बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 2 सीटों पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मांग कर रहे हैं। सवाल ये भी है अनिल जी कि कितना लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस संजय निषाद की पार्टी का कितना निराशाजनक था।
देखिए, संजय निषाद की जो पार्टी है वो 0 सीट पर आउट हो गई थी। 2 सीटें उनको मिली हुई थी चुनाव लड़ने के लिए। उनके बेटे हैं वो चुनाव हार गए थे, और जितने भी सहयोगी हैं, जो हम बात करें अगर ओपी राजभर की, तो उनकी भी पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि पीडीए का अंडर करंट चल रहा था। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि 9 सीटों से ना तो सरकार बननी है और ना सरकार बिगड़नी है। वोटर भी समझदार है कि आखिर किसको वोट देने से क्या फायदा हो सकता है, क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है। वोटर बेहद समझदार है, वो कहते हैं जनता है सब जानती है, और ऐसे में उपचुनाव में जनता का जनादेश क्या आता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं वायनाड, जहां से राहुल गांधी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ഭാഷയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സഹോദരിയെ വയനാട്ടിലെ ആൾക്ക് വേണ്ടി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് तो वायनाड वो सीट जहां पर लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी, और इस पर उपचुनाव होना है। प्रियंका गांधी आज नामांकन करेगी वायनाड सीट से उपचुनाव को लेकर। और वायनाड सीट जो कि गांधी परिवार की अहम सीट मानी जाती है, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से चुनावी हुंकार भरे थे। दोनों ही सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी राहुल गांधी ने। हालांकि रायबरेली को चुनते हुए वायनाड उन्हें छोड़ना पड़ा, और अब वायनाड से राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी नामांकन करेगी। उपचुनाव में चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहां जीत दर्ज करेगी, और प्रबल दावे। കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കാണുമ്പോൾ പറയായിരുന്നു പ്രിയങ്ക സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയധികം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇത്രയധികം പോകാൻ പറ്റില്ല. Then Priyanka was willing to do anything to look after the interest of the friend. അതായത് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ, സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ, അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് വരെ പോകാനും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു. And sometimes she would do something and the friends would not appreciate what she had done. And I would tell her, Priyanka, you do this. ചിലപ്പോ പ്രിയങ്ക ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അംഗീകരിക്കാനോ അവരതിന് നന്ദി പറയാനോ ഒന്നും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രിയങ്കയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. वही खबर जौनपुर से है, जहां चोरों का आतंक देखने को मिला है। बता दें कि चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसके बाद चोरी की वारदात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पूरा मामला मीरगंज सिसवा गांव का बताया जा रहा है। वही खबर मथुरा से है, जहां प्रॉपर्टी डीलर की नग्न वीडियो बनाकर उससे लूट करने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। वहीं 25-25 हजार रुपए का 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस सहित 9,600 रुपए नगद और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बता दें कि बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को तमंचे के बल पर बंधक बनाकर मारपीट कर नग्न वीडियो बनाकर लूट किया था। वहीं झारखंड में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर हलचल देखी जा रही है। इसी बीच बीजेपी ने धनबाद विधानसभा से एक बार फिर राज सिन्हा को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद समर्थक बेहद उत्साहित हैं। वहीं पार्टी ने राज सिन्हा को बीजेपी के उम्मीदवार बनाने से प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि राज सिन्हा तीसरी बार धनबाद से भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। झारखंड की विधानसभा की सियासी लड़ाई जो है अब वो खुल करके सामने अब आ रही है। और देखिए क्या है कि इंडिया गठबंधन की तमाम जो है सीटों की बंटवारे के बाद जो है और एनडीए की भी जो तमाम उनके पार्टियों की भी पत्ता धीरे धीरे खुलने लगे। लेकिन झारखंड की सियासत उतनी ही तकड़ा और तेज से है। हम बात कर रहे हैं अभी धनबाद यानी कोलांचल की धरती, वही कोलांचल की धरती जहाँ धधकती आग के बीच में हर सियासी मुद्दे, इस धधकती आग से कई बेहतर यहाँ की सियासी जुबान है, यहाँ के बयान है। हमारे बीच धनबाद के लगातार जो है राज सिन्हा जी विधायक है और लोग सबसे लोकप्रिय भी हैं और तीसरी बार अब फिर बीजेपी के
प्रत्याशी हैं और अपने भाग आजमाने के लिए चुनाव के मैदान में होंगे। लेकिन इस बार धनबाद की सियासत का नब्ज पकड़ने में माहिर राज सिंह इस बार कैसे इस धनबाद किला को बरकरार रखेंगे, जानकारी करेंगे। हम जुड़ रहे हैं राज सिन्हा जी जो धनबाद के विधायक हैं। राज सर, सबसे पहले इंडिया वॉइस में आपकी स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, अब सियासी लफ्ज पढ़ने में माहिरत हासिल राज सिन्हा जी को जाना जाता है, अब फिर चुनाव के मैदान में है तीसरी बार। देखिए, मैं तो सियासत को जानता ही नहीं हूँ भाई, मैं सीधा साधा आदमी हूँ और मैं मानता हूँ इस बात को कि नो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट पॉलिटिक्स, और इसलिए मैं कोई वैसा सियासत का न खिलाड़ी हूँ न कोई मुझे सियासत आता है। मैं तो सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, न भीतर मेरे कुछ और न बाहर कुछ और, सब एक है। और जानता हूँ कि जनता से मेरा इंटरेक्शन बना रहे, लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ, लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। बिल्कुल 24 घंटे कहने से कुछ लोग हो सकता है सोचते हैं कि आदमी सोते नहीं, क्या नहीं सोता हूँ, लेकिन मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है, मेरे पास रहता है। और कोई रिंग करता है रात में 12 बजे 1 बजे तो भी मैं फ़ोन उठाता हूँ, अगर नींद बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो तो उठ जाता हूँ और रिस्पॉन्स देता हूँ। और लोग भी इस विश्वास के साथ हमको फ़ोन करते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को कि लोग इस विश्वास के साथ करते हैं फ़ोन मुझे रात में कि राज सिन्हा का फ़ोन रात में 12 बजे भी करेंगे, 1 बजे भी करेंगे तो उठेगा। यह लोगों का विश्वास है और मैं जानता हूँ कि यही मेरी पूंजी है, यही मेरी कमाई है और अपने कमाई को बचा करके रखता हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। धनबाद जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वैसे इस बार एक बार चुनौती के रूप में देखते हैं। बीजेपी का जब गढ़ है तो फिर चुनौती कहाँ है? फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।